माँ, आप इतनी लंबी साड़ी पहन कैसे लेती हो? देखो ना, ऑलमोस्ट ये 50 से 100 फीट की होगी ना। हाँ बेटा, 70 फीट की साड़ी है और हमारे यहाँ तो ऐसी लंबी और बड़ी साड़ी पहनने का रिवाज है। माँ, मुझे ना आपकी साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। माँ, क्या मुझे भी शादी के बाद ऐसे ही साड़ी पहननी पड़ेगी, इतनी बड़ी और लंबी साड़ी? हाँ बेटा, शादी के बाद तो लड़कियाँ साड़ी ही पहनती हैं। और देखना, हमारे गांव में तो कुंवारी लड़कियाँ भी साड़ी पहनती हैं। मैं भी पहना करूँ क्या माँ? नहीं, अभी तो सूट सलवार में ही ठीक है, अभी साड़ी पहनने की कोई जरूरत नहीं है। बस हाँ, ये सिर ढक कर रखा कर, अभी से प्रैक्टिस रहेगी तभी ससुराल में अच्छे से सिर ढक कर रहेगी। फिर मोहिनी अपनी लंबी साड़ियों को फोल्ड करके अच्छे से रखने लगती है। मोहिनी का साड़ी कलेक्शन देखकर माँ के पास भले ही सस्ती साड़ियाँ हैं, लेकिन कितनी अच्छी साड़ी हैं। मैं भी शादी के बाद ऐसे ही साड़ियों का कलेक्शन बनाऊंगी। जिसके बाद रीता अपनी माँ की साड़ी ओढ़कर आईने के सामने इतराने लगती है। वहीं दूसरी तरफ शहर के एक पार्क में टीना अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी होती है। देखो करण, अब तुम अपने पेरेंट्स से हमारी शादी के लिए बात करो, वरना मेरे पापा मेरी शादी कहीं और करवा देंगे। मैं पापा से कह कर थक चुकी हूँ कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, लेकिन वो मान नहीं रहे। अब एक ही ऑप्शन है, घर पर बात करो। बेबी, मैं बात तो कर लूं, लेकिन जब तक मेरे बड़े भैया की शादी नहीं होती मैं कैसे शादी कर लूं तुमसे? मेरे घर वाले एटलीस्ट तब तक वेट करने को कहेंगे जब तक भैया के लिए लड़की नहीं मिल जाती। फिर तुम ऐसे ही रहो, मेरे पापा मेरी शादी कहीं और करवा देंगे, तो फिर आकर मेरे पास रोना मत। ओके ठीक है, मुझे 1 वीक का टाइम दो, मैं घर पर बात करता हूँ। लव यू बेबी। अब करण को चिंता सताने लगी थी कि वो कैसे घर पर टीना के बारे में बताई। वहीं करण के घर पर, अरे ओ शोभा आंटी, घर पर हो क्या? हाँ, पल्लवी बेटा अंदर आजा, बताओ तो क्या हुआ? मुझे ना एक पार्टी में जाना था, सोच रही थी आपके पास जो गोल्डन ब्लैक में काली साड़ी है ना, वही पहनकर चली जाऊं। आप बताओ क्या कहती हो? बेटा, पूछ तो ऐसे रही है जैसे साड़ी मेरी नहीं तेरी सास की हो। वैसे मुझे माफ करना, मैं साड़ी नहीं दे सकती, क्योंकि लास्ट 2 बार जब तुम साड़ी ले गई थी उसे तुमने अच्छे से धोकर नहीं दी, और वो दाग भी अभी तक लगा है, और मैं ऐसे अपनी साड़ी का मिसयूज होने नहीं देना चाहती। शोभा की बात सुनकर पल्लवी का मुंह बंद हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। जाने कैसी बहू मिलेगी मुझे, इस पल्लवी को देखकर तो अब यही चिंता सताती है। हे भगवान, बस ऐसी बहू देना जो मेरी पुरखों के जमाने तक की साड़ी को संभाल कर रखे। अरे शोभा जी, ऐसी बहू तो आपको सपनों में ही मिल सकती है। आजकल तो शॉर्ट पहनने वाली बहू के जमाने में आप कहाँ साड़ी पहनने और संजोने वाली बहू ढूंढोगी। देखिए जी, कुछ भी हो जाए, अब तो मैं अपने बेटे के लिए बिल्कुल मेरे जैसी ही बहू लाऊंगी, जो साड़ियों की दीवानी हो और साड़ी पहनना और संभालना दोनों जाने। ये कहकर शोभा वहाँ से चली जाती है और अब शोभा अपनी पूरी मेहनत लगा देती है ऐसी लड़की खोजने में। वहीं शोभा अपनी रिश्तेदारी से बात कर रही होती है तो उसे गांव की रीता के बारे में पता चलता है और शोभा अपने पूरे परिवार के साथ रीता को देखने के लिए जाती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी बेटी के लिए इतने ऊंचे खानदान का रिश्ता आया है। आपकी बेटी है ही इतनी गुणी कि मेरे रिश्तेदारों ने इसकी खूब तारीफ की, तभी तो हम आपसे मिलने आ गए। बेटा रीता, अरे चाय लेकर आ बेटा, सबके लिए, और समोसे भी। तभी रीता अपनी माँ की साड़ी पहनकर, कानों में झुमके, हाथ में हल्की चूड़ियां, माथे पर बिंदी लगाए बाहर आती है और सभी को चाय समोसे देती है। रीता ने बहुत ही सलीके से साड़ी पहन रखी थी। साड़ी लंबी थी, इसलिए रीता ने पल्लू रजवाड़ी स्टाइल में कैरी किया था। बहू के साड़ी पहनने के तरीके से शोभा इम्प्रेस हो जाती है और उन्हें रीता का स्वभाव, परिवार सब कुछ बहुत पसंद आता है। शोभा जी, अगर पसंद आ गई हो तो रिश्ता डन करे। हाँ जी बिल्कुल। और इस तरह रिश्ता पक्का हो जाता है। वहीं घर आकर भाई की शादी होते देख अब करण और भी ज्यादा घबरा जाता है। माँ ने तो भैया की शादी इतनी संस्कारी लड़की से तय कर दी है, मुझे नहीं लगता कि शादी के बाद वो और कुछ पहनेंगी। वैसे भी माँ को ऐसी बहू चाहिए थी जो उनकी साड़ी और गृहस्थी संजो कर रखे, लेकिन मेरी टीना ऐसी नहीं है और मैं टीना के सिवा किसी से शादी नहीं कर सकता। इससे पहले कि माँ भैया की तरह मेरे लिए भी ऐसी ही कोई लड़की ढूंढे, मैं घर पर बता देता हूँ कि मुझे टीना पसंद है। क्या हुआ भैया, इतना उदास क्यों बैठे हो? साहब सो गया क्या? नहीं, लेकिन ऐसा ही कुछ समझ ले। अरे बाबा, बता तो। मुझे टीना नाम की एक लड़की पसंद है। वो बहुत ही सुंदर और स्मार्ट है और अमीर घर की मॉडर्न लड़की है, लेकिन जब से शुभम भैया की शादी गांव की लड़की से तय हुई है मुझे डर लगने लगा है। अरे बुद्धू, मुझे शांत स्वभाव की लड़की पसंद है, इसलिए रीता को मैंने खुद पसंद किया है। तुझे जो पसंद है तू बता, मैं अभी माँ से बात करता हूँ। जिसके बाद करण शुभम को सारी बात बताता है और तीनों भाई बहन माँ से बात करते हैं।
अगर करण किसी से प्यार करता है और शादी करना चाहता है तो कोई परेशानी नहीं है, कर सकता है। बस हाँ करण बेटा, एक बात याद रखना, इस घर में जो भी बहू आएगी वो साड़ी ही पहनेगी, तो टीना को भी यहाँ साड़ी ही पहननी पड़ेगी। टीना और करण को एक दूसरे का साथ रहना था, इसलिए दोनों शोभा की बात मान जाते हैं। और फिर क्या, शोभा टीना के घर उसे देखने जाती है, जिसके बाद करण का भी रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ दिनों बाद बड़े ही धूमधाम से दोनों बेटों की शादी हो जाती है। शादी में जहां गांव की बहू ने रजवाड़ी लहंगा पहना था, तो वहीं शहर की बहू ने बैकलेस ब्लाउज साइड कट लहंगा विद चुनरी कैरी की थी। अरे शादी तो हो गई, अब विदाई करवाओ, अंधेरा हो रहा है, देरी हो रही है। थोड़े समय में दोनों बहुएं विदा होकर ससुराल आ जाती हैं। ससुराल में दोनों बहुओं का ढोल ताशे के साथ स्वागत किया जाता है। वाह कितनी प्यारी बहू लाई है शोभा, मानना पड़ेगा दोनों ही बहुएं काफी सुंदर है तुम्हारी। सच में शोभा की बहुएं काफी सुंदर है, देखो ना इनका पहनावा भी कितना बढ़िया है। सारे रिश्तेदार और पड़ोसन दोनों ही बहुओं की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। वहीं सास बहुओं का गृह प्रवेश करवाती है और दोनों बहुओं को घर के अंदर ले आती है। कुछ देर तक शादी के बाद की रस्में की जाती हैं और फिर चलो भाभी, अब मैं आप दोनों को आपका कमरा दिखा देती हूँ, आप दोनों आराम कर लो। टीना दोनों भाभियों को उनका कमरा दिखाती है और दोनों सोने चली जाती हैं। अगली सुबह रीता जल्दी उठकर हॉल में आती है। वाह बहू क्या बात है, बड़ी जल्दी उठ गई। हाँ माँ जी, मुझे तो जल्दी उठने की आदत है ना, इसीलिए, और वैसे भी जल्दी उठना अच्छा होता है। और आज तो मेरी पहली रसोई भी है, मैंने सोचा क्यों ना मैं जल्दी उठकर आप लोगों के लिए कुछ बढ़िया सा खाना बना दूं। ठीक है बहू, लेकिन पहले तुम्हारी देवरानी को भी तैयार होकर आ जाने दो। देवरानी जी मॉडर्न है माँ जी, क्या पता वो अभी तक सो रही हो। मैं तब तक सबके लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ, फिर साथ में दोनों देवरानी जेठानी मिलकर पहली रसोई करेंगे। जिसके बाद रीता रसोई में चाय नाश्ता बनाने चली जाती है और जब टीना तैयार होकर आती है तो रीता सभी को चाय नाश्ता देती है और फिर दोनों बहुएं अपनी पहली रसोई का खाना बनाती है। आज तो ऐसी चाइनीज डिश बनाऊंगी कि सभी खाकर खुश हो जाएंगे। जिसके बाद दोनों बहुएं अपनी पहली रसोई का खाना बनाना शुरू करती हैं। रीता सब्जी, पूड़ी, खीर और पुलाव बनाती है, तो वहीं अमीर मॉडर्न बहू मानचाओ सूप और फ्राइड राइस बनाती है। दोनों बहुएं गर्मा गर्म खाना टेबल पर लगाती हैं। वहीं खाने की खुशबू से ही घर वाले खुश हो जाते हैं। खाने की खुशबू से ही लग रहा है कुछ जबरदस्त बना है भाभी। जी ननद जी, आज मैंने ट्रिपल शेजवान फ्राइड राइस बनाया है, साथ में मानचाओ सूप। मैंने पालक पनीर, पूरी, पुलाव, दाल और साथ में खीर बनाई है। अरे वाह, आज तो ढेर सारी वैरायटी का खाना खाने को मिलेगा। वैसे ये सही है, एक ही घर में हमें मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों टेस्ट मिलेगा। हाँ शोभा, तुमने अच्छा किया, एक मॉडर्न बहू लाई तो दूसरी ट्रेडिशनल, कम से कम इसी बहाने दोनों तरह के खाने का तो टेस्ट मिलेगा। सभी हंसी मजाक करते हुए खुशी से खाना खाते हैं और बहुओं को उनकी पहली रसोई का नेक देते हैं। जिसके बाद सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। अच्छा खाना बनाया था वाइफी, चलो अब मैं जाता हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है, शाम में मिलता हूँ। ठीक है जी। शुभम और करण दोनों अपने काम में लग जाते हैं। वहीं अब बहुओं को ससुराल आए 1-2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक बहुओं की मुंह दिखाई नहीं हुई थी। एक दिन देख रही हो कांति, ये हमारी पड़ोसन शोभा बहन कितनी चालाक है। हाँ देख तो रही हूँ, दूसरों की बहू आती तो मुंह दिखाई करने पहले जाती, और इनकी बहू आई है तो अभी तक मुंह दिखाई नहीं हुई है। अरे शोभा काकी, मुंह दिखाई करो बहू की, इसी बहाने हम घर आए, आपकी बहुओं के हाथ से बनी चाय पिए, और क्या चाहिए। हमने तो खुशी के मारे 7 दिन पहले से ही बहू की मुंह दिखाई का गिफ्ट ले रखा है, लेकिन तुम हो कि 2 दिन बीत गए शादी को, अब तक मुंह दिखाई ही नहीं किया तुमने। बाप रे, तुम सब मेरी बहुओं को देखने के लिए कितनी उत्सुक हो। बहनों माफ करना, शादी ब्याह का घर है ना, तो कामकाज के सिलसिले में बहुओं की मुंह दिखाई करना भूल गई थी। बहन आज तो तीसरा दिन है, काम करो, आज मत करो, कल करो बहू की मुंह दिखाई, तब तक अरेंजमेंट भी अच्छे से कर लेना। ठीक है, कल आइए आप लोग शाम में 4 बजे। फिर शोभा वहाँ से चली जाती है और घर जाकर मुंह दिखाई का सारा बंदोबस्त 1 दिन पहले ही करवा देती है। अगले दिन रीता बहू, टीना बहू, तुम दोनों शाम 4 बजे अच्छे से तैयार रहना, आज तुम दोनों की मुंह दिखाई है, समझी बहू। ओके मम्मी जी। जी मम्मी जी। जिसके बाद दोनों बहुएं अपने कमरे में चली जाती हैं और तैयार होने लगती हैं। आज चौथा दिन है ससुराल आए, अब लगता है सही समय आ गया है वो साड़ी पहनने का जो माँ के यहाँ से लाई थी। मुझे तो ऐसी ही साड़ी पसंद है। जिसके बाद रीता अपने बैग से एक 100 फीट लंबी चटक लाल साड़ी निकालती हैं और उसे लपेटकर रजवाड़ी स्टाइल में पहनती हैं। गले में बड़ा नेकलेस, छोटा नेकलेस पहनती है जो उसे ससुराल और मायके से मिला था। वहीं कान में सोने के बुंदे पहनती है और लंबी चोटी बनाकर चोटी में फूल लगाती है। आज मेरी तमन्ना पूरी हुई, एक सुहागन के रूप में अच्छे से तैयार होने की, वो भी 100 फीट की साड़ी पहनकर। माँ तो 70 फीट की साड़ी पहनती थी, लेकिन मैं 100 फीट से कम की साड़ी नहीं पहनूंगी अब।
रीता अच्छे से तैयार हो रही थी, वहीं टीना अपने कमरे में। अरे टीना भाभी, अभी तक आप रेडी नहीं हुई, जल्दी से रेडी हो जाइए ना, आज मुंह दिखाई है। ननद जी टेंशन मत लो, मैं बस यूं गई और यूं आई, 2 मिनट में रेडी हो जाऊंगी, मेकअप तो हो ही गया, बस कपड़े पहनने हैं। अरे बड़ी भाभी को तो 1 घंटा लग गया साड़ी पहनने में, बल्कि उन्हें तो आता है, आप कैसे 2 मिनट में पहन लोगी? आप टेंशन मत लो, मैं कर लूंगी। जिसके बाद तन्वी बाहर चली जाती है और टीना अपनी अलमारी से एक सुंदर सी इंडो वेस्टर्न साड़ी निकालती है जो महज 2 मीटर कपड़े में बनी हुई थी और उसमें एक छोटा सा पल्लू अटैच था। साड़ी एंकल लेंथ की थी। वाह टीना, क्या लग रही है तू। अच्छा हुआ मैंने बॉलीवुड स्टाइल इंस्पायर्ड साड़ी ही डिजाइन करवाई, इसकी लेंथ, कंफर्ट सब बढ़िया है, ये साड़ी तो मेरे लिए बेस्ट है। थोड़ी देर में तन्वी दोनों भाभियों को उनके कमरे में बुलाने आती है। अरे भाभी, आपकी साड़ी कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है? आज मेरी मुंह दिखाई है ना, तो ये परफेक्ट रहेगा, और मुझे तो 100 मीटर लंबी साड़ी पहनना ही पसंद है। ठीक है, वैसे आपकी साड़ी पहनने का स्टाइल काफी अच्छा है, जच रहा है आप पर। तभी तन्वी की नजर टीना पर पड़ती है। टीना की छोटी साड़ी देखकर तन्वी हैरान हो जाती है। टीना भाभी, ये क्या, इतनी हाई हील और साड़ी इतनी छोटी? अरे तन्वी, ये तो आजकल का फैशन है और आजकल मॉडर्न साड़ियां ऐसी ही आती हैं। मैंने तो खास इसे सब्यसाची से डिजाइन करवाया है, तब जाकर इतनी परफेक्ट साड़ी मिली है मुझे। ये देखकर तन्वी हैरान हो जाती है और दोनों भाभियों को वो नीचे ले जाने लगती है। वहीं सीढ़ियों के पास आते ही रीता लंबा घूंघट ले लेती है। भाभी, ऐसे घूंघट मत लो, सीढ़ी पर अटक कर गिर जाओगी। एक तो नीचे से आपकी साड़ी जमीन पर है और इतना लंबा घूंघट रिस्की हो सकता है भाभी। अरे टेंशन ना लो ननद जी, मैं हैंडल कर लूंगी। टीना भाभी, आपने 4 इंच ऊंची सैंडल पहनी है, सीढ़ी से उतर रही हो, उतार दो इन्हें। वैसे भी आप लंबी हो और इन हील्स की जरूरत नहीं है आपको, घर में ही तो हो। सॉरी ननद जी, मैं बिना हील्स के नहीं रह सकती, मैं नहीं उतार रही, मैं आराम से सीढ़ी उतर जाऊंगी, मुझे हैबिट है। शहर वाली और गांव वाली दोनों ही बहुएं नंद की एक नहीं सुनती। वहीं नीचे हॉल में सारे मेहमान बहुओं का वेट कर रहे होते हैं। सीढ़ियां उतरते वक्त अचानक से रीता की पैर साड़ी में फंसता है और वो धड़ाम से मुंह के बल गिरने वाली होती है कि तभी तन्वी रीता को पकड़ लेती है और उसे गिरने से बचाती है। भाभी, घूंघट उठा लो, देखो कितनी बुरी तरीके से गिरने से बची हो। रीता फिर भी तन्वी की नहीं सुनती। वहीं यहाँ रीता अभी गिरते हुए बची थी कि टीना का बैलेंस हील से डगमगा जाता है और टीना एक सीढ़ी स्लिप होती है कि पीछे से करण आकर उसे पकड़ लेता है। ये दोनों भाभी तो बड़ी नमूनी है, एक नहीं सुनती, अभी दोनों को बुरी तरह लगी होती। तन्वी, नीचे मेहमान है, चुप हो जाओ अब। तन्वी और करण शांति से दोनों बहुओं को नीचे लेके आते हैं और दोनों आकर मेहमानों के बीच बैठ जाती है। शोभा, मानना पड़ेगा, तुम्हारे घर में तो 2 बहू दोनों अलग रंग ढंग की है। वैसे आपकी बड़ी बहू बड़ी संस्कारी है, घूंघट तो देखो, पेट तक इतना लंबा घूंघट तो भी परदादी के जमाने में लेते थे। वैसे छोटी बहू, आज तुम्हारी भी मुंह दिखाई है ना, घूंघट नहीं तो कम से कम सिर पर पल्ला ही ले लेती। टीना सबके फोर्स करने पर पल्ला लेने जाती है, लेकिन उसका पल्ला बहुत छोटा था, जिस कारण वो न सिर तक आता है और आ भी जाता तो सिर ढकता नहीं है। अरे बहू, ये पल्ला है कि पल्ली, इतना छोटा, इससे बड़ा तो हमारा पेटीकोट का नाड़ा है। क्या, चलो बहनों, ऐसे ही अब मुंह दिखाई करते हैं। मुंह क्या दिखाना, बहू ने पहले अपना मुंह दिखा दिया, नेक दे देते हैं। जिसके बाद सभी एक एक करके रीता के पास आते हैं और उसका घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखते हैं और फिर दोनों बहुओं की नजर उतारकर दोनों बहुओं को उनकी मुंह दिखाई का नेक भी दे देते हैं। टीना को बहुत बुरा लगता है कि उसकी मुंह दिखाई उसके खुद के कारण खराब हो गई और उसकी गांव की जेठानी को फ्री में फुटेज मिल गई। ऐसे ही मुंह दिखाई की रस्म बीत जाती है। अब धीरे धीरे दोनों बहुएं घर गृहस्थी में ढलने लगती हैं। एक दिन मॉडर्न बहू शॉर्ट ड्रेस पहन कर आती है। बहू, ये क्या है? माना तुम मॉडर्न हो, लेकिन इस घर में छोटे कपड़े अलाउड नहीं है। टीना बहू, मैंने पहले ही कहा था कि इस घर में तुम भले ही शादी करके आ रही हो, लेकिन तुम्हें साड़ी ही पहननी होगी। सॉरी माँ जी, नेक्स्ट टाइम से मैं याद रखूंगी। जिसके बाद अपने कमरे में जाकर वो कपड़े बदल कर आती है। फिर वो फिर से एक डिजाइनर 2 मीटर कपड़े में बनी साड़ी पहन कर आती है। तो मैं भी तो देखूं कैसे मुझे माँ जी सुनाएंगी। मेरे पास भी मुंह तोड़ जवाब है। साड़ी बोला था तो साड़ी तो पहनी हूँ ना, और क्या चाहिए। टीना को देखकर एक पल को शोभा का मुंह बन जाता है। टीना बहू, ये कोई साड़ी है? 2 मीटर में बनी साड़ी, ना इसके पल्लू पता चल रहे हैं और ना ही प्लेट्स। इतनी छोटी साड़ी पहन कर आई हो। माँ जी, आपने साड़ी पहनने को कहा था तो मैं पहनती तो हूँ ना। अब जेठानी जी 100 मीटर की साड़ी पहनती है, मैंने कुछ कहा नहीं ना। आप 5 मीटर की साड़ी पहनती हो, मैंने कुछ कहा नहीं ना। तो मेरे 2 मीटर की साड़ी पहनने से क्या दिक्कत है? मैं तो यही पहनूंगी, वरना फिर मुझे जीन्स या सूट पहनने दो। जीन्स तो कतई नहीं पहनने दूंगी। अगर ये सूट पहनने लगी तो जीन्स पहनते देर नहीं लगेगी। तू यही पहन, मुझे क्या।
फिर शोभा वहां से चली जाती है। वहीं गांव वाली बहू हमेशा 100 मीटर की साड़ी लपेट कर घूमती, जिससे उसके कपड़े बहुत गंदे होते और उसे साफ करने में ढेर सारा निरमा साबुन भी लगता और साफ भी नहीं होते। इस बहू की साड़ी अगर वॉशिंग मशीन में डालो तो दूसरे कपड़े जा ही नहीं सकते। इतना खर्चा बैठता है इसके 100 मीटर की साड़ी का, ऊपर से डेली आधा किलो निरमा और आला लगता है। इतना गंदा करती है इसे। एक काम करती हूँ, इसे अपनी साड़ी दे देती हूँ, मेरे पास वैसे भी बहुत साड़ी है। बहू का भला सोचकर शोभा बहू को अपने कमरे में ले जाती है और अपनी बड़ी सी अलमारी खोलकर उसमें रखी हुई ढेर सारी साड़ियाँ शोभा बहू को दिखाती है। बहू ये देख, यहाँ पर मैंने ढेर सारी साड़ी रखी, तुझे जो चाहिए तो ले सकती है। इतनी बड़ी साड़ी पहनती है, गिर जाएगी तो दिक्कत होगी। रीता एक पल को सारी साड़ियाँ देखकर बहुत खुश हो जाती है। सॉरी माँ जी, आपकी साड़ियाँ बहुत सुंदर तो हैं लेकिन बहुत छोटी है। मुझे ना 100 मीटर की साड़ी पहनना पसंद है। अगर आपको देना ही है तो 100 मीटर की साड़ी दो। ये 5-7 मीटर की साड़ी में मेरा कुछ नहीं होगा। इतना कहकर रीता वहाँ से चली जाती है और शोभा उसका मुंह देखते रह जाती है। तभी कमरे में नव्या बुआ आती है। क्या हुआ भाभी, ऐसे क्यों देख रही हो बाहर? अरे ननद जी, आप कब आई? बस भाभी अभी ही आई। करण गया था स्टेशन लेने के लिए, मैंने सोचा आप लोगों को सरप्राइज देती हूँ। अच्छा लगा आप आ गई। शोभा नव्या बुआ को हॉल में ले जाती हैं, जहाँ दोनों बहुएं आकर बुआ के पैर छूती हैं। जीती रहो जीती रहो। अरे बहू ये क्या, बड़ी बहू की साड़ी लंबी की घर में पोछा मार रही हो। छोटी बहू तुम्हारी साड़ी तो आधी गायब ही है। अरे बुआ जी, आप तो आज के जमाने की हैं, फिर भी फैशन नहीं समझती। ये बॉलीवुड स्टाइल इंस्पायर्ड साड़ी है, मैंने स्पेशली खुद के लिए डिजाइन करवाया है। अच्छा बहू, ये सही है आजकल का फैशन। और बड़ी बहू तुम्हें क्या हो गया? देखो तो साड़ी पर कितने दाग हैं। इतनी लंबी साड़ी पहनने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल ही पहनो ना। बुआ जी, मुझे हमारी संस्कृति से प्यार है और साड़ियों से हद से ज्यादा मुझे अच्छा लगता है ऐसे रजवाड़ा ठाट में साड़ी पहनना। और ये दाग का क्या है, दाग अच्छे होते हैं, रिन से धो लूंगी छूट जाएंगे। आधा किलो सर्फ लगाती हो साड़ी में, तब भी नहीं छूटते, इतने गंदे दाग लगे हैं। रीता साड़ी वाली बातें इग्नोर कर देती है और वहां से चली जाती है। पहले बहुएं बुआ जी को चाय पानी देती हैं और उसके बाद बुआ के लिए बढ़िया खाना बनाने में लग जाती हैं। आज तो बुआ को ऐसी चाइनीज डिश बनाकर खिलाऊंगी कि बुआ खुश हो जाएंगी। मैं तो बढ़िया सा लजीज सोया चाप और नान रोटी बनाऊंगी, साथ में बिरयानी। मैं पनीर चिली, वेज क्रिस्पी, हांगकांग नूडल और सिंगापुरी राइस विद इटालियन सूप बनाऊंगी। बुआ को मेरे हाथ का ही खाना पसंद आएगा। दोनों बहू एक दूसरे से कंपटीशन में लग जाती हैं और बढ़िया बढ़िया खाना बनाना शुरू करती हैं। टीना की साड़ी काफी कंफर्टेबल थी, इसलिए टीना जल्दी जल्दी खाना बनाकर टेबल पर रख देती है। वहीं रीता को साड़ी में बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही थी। रीता जैसे तैसे खाना बनाती है और बर्तन में निकालकर जब डाइनिंग टेबल पर लगाने जाती है, अचानक से उसका पैर उसकी साड़ी में ही फंस जाता है और रीता अटक कर गिर जाती है। हाय दैया, सब खराब हो गया। सारा खाना जमीन पर गिरकर खराब हो जाता है और ये देखकर सबका मूड खराब हो जाता है। बहू, जली तो नहीं, कहीं लगी तो नहीं? नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ। मैं कपड़े बदल कर आती हूँ और ये साफ कर देती हूँ। चाह तू कपड़े बदल, तन्वी साफ कर रही है। रीता कमरे में जाकर कपड़े बदलती है और फिर से 100 मीटर की लंबी साड़ी पहन कर आती है। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। बहू, क्या ही फायदा इतना अच्छा खाना बनाने का और इतने अच्छे से साड़ी पहनने का, जब इतनी बड़ी साड़ी से इतनी आफत आ जाए। अब क्या खाऊं मैं? बुआ जी, आप ये ट्राई करो ना, मैंने चाइनीज डिश बनाई है आपके लिए और इंडियन तड़का भी है। बुआ अब टीना के हाथ का बना खाना खाती है। टीना उतना अच्छा खाना तो नहीं बना पाती थी, लेकिन अब उसके सिवा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। वैसे तो मैं छोटे कपड़ों को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन बहू ने साड़ी पहन रखी है और इसमें कोई बुराई नहीं है। ये अच्छी बात है कि टीना अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग साड़ी पहन रही है। खाना भी ठीक था बहू। बुआ कुछ समय मायके में बिताकर फिर अपने ससुराल चली जाती हैं। वहीं बुआ से तारीफ सुनकर अब टीना और खुश हो जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन, यार भैया भाभी, कितने दिन हो गए आपकी शादी को? जाओ कभी मूवी देख कर आओ, शॉपिंग करके आओ। और अभी तो एक बढ़िया मूवी आई है थिएटर में, आप वो देख कर आओ। तन्वी के कहने पर शुभम, रीता, टीना और करण चारों मूवी देखने के लिए मॉल जाते हैं। रीता की साड़ी 100 मीटर लंबी थी, जिससे पूरे मॉल में उसका पल्लू लहरा रहा था। उसने बड़े सलीके से पल्लू को रजवाड़ी स्टाइल में कैरी किया था और गहने और कपड़े देखकर रीता किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी। बताओ, ऐसा लग रहा है जो लड़की सामने से आ रही कहीं किसी रियासत की महारानी है। इतना कहकर सभी मोबाइल निकालकर रीता की फोटो खींचने लगते हैं, सेल्फी लेने लगते हैं। वहीं ये सब देखकर टीना का मुंह बन जाता है। सभी मूवी के बाद शॉपिंग का प्लान करते हैं और शॉपिंग टाइम जब सभी एक्सीलेटर से नीचे उतर रहे होते हैं तो गलती से रीता का पल्लू एलिवेटर में फंस जाता है। रीता, तुम्हारा पल्लू! शुभम इमरजेंसी बटन दबाकर रीता के साथ बड़ा एक्सीडेंट होने से बचा लेता है।
इसीलिए इतनी लंबी साड़ी नहीं पहननी चाहिए, वरना जेठानी जी अभी आप चली जाती ना 12 के भाव में। टीना कुछ नहीं कहती, सभी घर आ जाते हैं। माँ जी दीदी को कह दो छोटी साड़ी पहना करें। आज तो जेठ जी ने सही समय पर देख लिया, वरना बुरे हादसे का शिकार होती दीदी। एलिवेटर में इनका पल्लू फंस गया था, जेठ जी ने इमरजेंसी बटन दबाकर इनकी जान बचाई है। ये सुनकर शोभा और माधव बहुत गुस्सा होते हैं। बेटा तुम दोनों बहुत सुधर जाओ, साड़ी का शौक है तो नॉर्मल साड़ी पहनो ना, किसने रोका है? ये क्या लोगों से अलग बनने का भूत सवार है? माफ करना पापा जी, लेकिन हम इसे नहीं छोड़ सकते। दोनों बहुएं वहां से चली जाती हैं। अब घर वालों को भी समझ नहीं आता कि बहुओं को सुधारा कैसे जाए। धीरे धीरे दोनों को 100 मीटर और 2 मीटर की साड़ी में घर में कुछ न कुछ कांड होते ही रहते और घर वालों का मूड भी खराब रहने लगा था। भैया आप दोनों की जब से शादी हुई है भाभियों को कहीं लेकर नहीं गए। आप दोनों हनीमून के लिए चले जाइए ना, घर का माहौल भी ठीक हो जाएगा। और भाभी वहाँ तो साड़ी पहन नहीं पाएंगी, तो कंफर्टेबल कपड़ों से शायद उनकी साड़ी का भूत भी उतर जाए। हाँ तन्वी, ये आइडिया तो बहुत बढ़िया है, हम ऐसा ही करते हैं। ठीक है, लेकिन हम कार से जाएंगे, रोड ट्रिप का भी अपना मजा है। जिसके बाद चारों रेडी होकर शिमला के लिए निकलने लगते हैं। अरे शोभा अपनी बहू को कह दे अब तो हनीमून पर जा रही है, अब तो 100 मीटर और 2 मीटर की साड़ी छोड़कर कुछ और पहन ले। आंटी जी आप लोग टेंशन मत लो, हमें जब जो पहनना होगा हम पहन लेंगी। गाँव की बहुएं भी आजकल कैंची की तरह जुबान चलाती हैं। बताओ यकीन ही नहीं होता। चलो अब चलते हैं, हम तो वहीं जाकर अपना फैशन करेंगे। यहाँ जितना फैशन नहीं करूंगी उतनी तो बातें बन जाएंगी। जिसके बाद कार से चारों शिमला के लिए निकल जाते हैं। वैसे जेठानी जी ये सही है, हम भले ही एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, लेकिन जब बात कपड़ों की आती है तो सटीक। मैं तो इसीलिए 2 मीटर की साड़ी पहनती हूँ क्योंकि माँ जी ने ही बड़े ताव में कहा था कि मेरे घर में सिर्फ साड़ी। हाँ आप देखो खुद ही परेशान है। तुम पर अच्छी भी लगती है ये साड़ी। वैसे मैं तो शौक से पहनती हूँ, हमेशा मम्मी को गरीबी में भी ऐसी लंबी और बड़ी साड़ी पहनते देखा है, वो भी बड़े सलीके से। इसीलिए मेरा साड़ी से प्रेम अनंत है। अरे भाभी और टीना, अब तो कुछ नई बातें कर लो यार, अभी भी साड़ी में लगी हो। सभी खुशी खुशी ट्रिप एंजॉय कर रहे थे कि तभी शुभम को आगे खाई में लटकी एक बस दिखती है। ओह शिट, आगे एक्सीडेंट हो गया है। हम एक काम करते हैं, मैं गाड़ी को यू टर्न लेता हूँ, दूसरे रास्ते से जाते हैं। आपका दिमाग तो ठीक है ना? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आगे लोग परेशानी में हैं और आप कह रहे हैं कि दूसरे रास्ते से जाते हैं। तो क्या करूं? दमकल टीम को फोन कीजिए और बाहर जाकर मदद मांगो लोगों से। बस में कई लोगों की जान है। शुभम और करण रीता और टीना को वहीं छोड़कर लोगों से मदद मांगने जाते हैं और वहीं रीता और टीना करण और शुभम का वेट करने लगती हैं। जब तक सब आएंगे मुझे लगता है देर हो जाएगी, हमें ही कुछ करना होगा। हाँ दीदी आप सही कह रही हो, हमें ही कुछ करना होगा, लेकिन कैसे? जिसके बाद रीता टीना के कान में कुछ कहती है और फिर रीता और टीना दोनों अपनी स्ट्रेंथ का फायदा उठाती हैं। टीना ने कंफर्टेबल साड़ी पहन रखी थी और रीता ने 100 फीट लंबी साड़ी। रीता बस में अटके लोगों को अपना पल्लू देती है और टीना उन्हें बाहर खींचती है और इस तरह दोनों बहुएं मिलकर बस से तकरीबन 35 लोगों की जान बचाती हैं। और जब तक बचाव टीम आती है सब सुरक्षित थे। सब लोग दोनों बहुओं की खूब तारीफ करते हैं और उनका अखबार में नाम आता है। दोनों 100 फीट और 2 फीट लंबी साड़ी पहनने वाली बहुओं के नाम से फेमस हो जाती हैं। अब सास को भी उनके पहनावे से कोई परेशानी नहीं थी और सभी खुशी से रहने लगते हैं और दोनों बहुओं की आदत में भी सुधार हो जाता है।